सॉरी, वो वीडियो बीच में फ्रीज़ करना पड़ा था, एक काम था छोटा सा। सो मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब कि हमारे यहाँ पर जितना भी करेंसी है, करेंसी चाहे या जो मनी है, चाहे वो हमारे पेपर नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में हो, या फिर लोगों के पास बैलेंस, जो बैंक बैलेंस होता है, पोस्ट ऑफिस बैलेंस होता है उनके सेविंग्स अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, जो बैलेंस की फॉर्म में होता है लोगों के पास, वो प्लस उनके पास जो कैश है, ठीक है, उसे अगर हम सम टोटल कर देते हैं, किसके पास है? लोगों के पास। यहाँ पर पीपल वर्ड यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि हम जो है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है या फिर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा है, उसको मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करते हैं। मनी सप्लाई होता है कि हमारे देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रखा है। ठीक है, देश के अंदर पैसा मतलब कि लोगों के पास कितना मनी है, कितना पैसा है। आजकल आपने बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह में सुना होगा कि आरबीआई गवर्नर्स आते हैं या फिर जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आके बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमें मनी सप्लाई को मैनेज करना है, या फिर जो है हमें सप्लाई ऑफ मनी मेंटेन करनी है। सप्लाई ऑफ मनी मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है, उनके पास अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस करने के लिए पैसा है या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक तो हमारे जो बैंक बैलेंस, पोस्ट ऑफिस बैलेंसेस हैं, वे सब भी इंक्लूड होने वाले हैं। एंड दूसरा, जो हमारे पास कैश है, कैश की फॉर्म में है, चाहे वो पेपर नोट्स हों या फिर हमारे पास कॉइन्स हों, उन दोनों को ऐड करने के बाद किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास होना चाहिए, एक देश के। और एक और लास्ट बात है इसमें, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम एक पॉइंट पे मेज़र कर रहे हैं। लाइक मैंने कह दिया कि आज 18 तारीख है, तो 19 है, तो 19 तारीख को जो है इतने बजे इंडिया के अंदर मनी सप्लाई था 5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, मतलब क्या कि हमने जब इस टाइम पे देखा, 5 बजे जब हमने देखा 19 तारीख को, 19 मई को, तो लोगों के पास 5 लाख करोड़ रुपीस थे, या इंडिया के पास मनी सप्लाई 5 लाख करोड़ रुपए का था। ठीक है, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। मनी सप्लाई मीन्स टोटल मनी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जो मनी सर्कुलेट हो रहा है वही मनी सप्लाई होता है। बाकी सिंपल डेफिनेशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे तो आप इतना सब याद रख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, लोगों के पास जो भी पैसा है वही मनी सप्लाई है। ठीक है, सर्कुलेशन किसके पास होगी? लोगों के बीच में ही तो होगी सर्कुलेशन। ठीक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, 5 नंबर फ्री के हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो, मनी सप्लाई जो है मेज़र की जाती है, मेज़र की जाती है मतलब टाइम टाइम पे जो है हमारा आरबीआई चेक करता है कि हमारे कंट्री के अंदर या हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, अब वो जो मनी चेक करने के लिए या फिर वो जो वॉल्यूम है निकालने के लिए, वो 4 मेजर्स, 4 तरीके यूज़ करता है। ठीक है, जिनका नाम है M1, M2, M3, M4। अब M मतलब सिर्फ मनी है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई 1, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई 2, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई 3, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई 4। ठीक है, तो आपसे मैं पूछिए, हाउ मेनी मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई आर देयर? यू कैन सिंपली से देयर आर 4 मेजर्स टू कैलकुलेट मनी सप्लाई। 4 मेजर्स हैं, 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मेज़र करता है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला तो है M1। आपको मैं कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ पहले। जो हमारे M1 कॉन्सेप्ट है और जो M2 कॉन्सेप्ट है, इन्हें हम बोलते हैं नैरो मनी। जो M3 है और M4 है, इन्हें हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। नैरो और ब्रॉड तो सुना होगा ना वर्ड, एक तो होता है संकरा, एक होता है चौड़ा। नैरो मनी मतलब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े सीमित हैं,
ब्रॉड मनी मतलब चौड़ा फैला हुआ, मतलब M3 और M4 जो है इन दोनों के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, चलो अब एक बार हम कंपोनेंट्स का जिक्र कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि जो हमारा M1 है या फिर जो मनी सप्लाई 1 है, उसको उसके ज़रिए हमें मनी सप्लाई अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सिंपली हमें ऐड ही तो करना है, टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमें ऐड करनी है कुछ चीज़ें। तो M1 में क्या होता है, C प्लस डी प्लस OD। फुल फॉर्म बता देते हैं। C स्टैंड्स फॉर करेंसी, या आप बोल सकते हैं जो कैश की फॉर्म में करेंसी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो करेंसी हमारी जनता के पास मौजूद है। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मनी सप्लाई के अंदर जो पैसा सरकार या फिर बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, या जो बैंकिंग सिस्टम का है, हम उसे काउंट नहीं करते। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ वही पैसा है जो कि लोगों के पास है या लोगों का है। ठीक है, याद रखना ध्यान से, हेल्ड बाय पीपल। तो C स्टैंड्स फॉर करेंसी या कैश विच इज़ हेल्ड बाय पीपल या पब्लिक। ठीक है, नॉट गवर्नमेंट और RBI। दूसरा है DD मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट पहले भी बता रखा है आपको, शायद आपने जो है अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। DD डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, वो जमा किया हुआ पैसा जो जब मेरी डिमांड हो, जब मुझे आवश्यकता हो, मैं निकाल सकता हूँ या विड्रॉ कर सकता हूँ। आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, वो क्या है, या जो सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपके पास पैसा है वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों, जब आपको आवश्यकता होगी, जब आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बैंक से। डिमांड डिपॉजिट मतलब दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जब मेरी डिमांड होगी तभी मैं उस डिपॉजिट को विदड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, अमाउंट विच कैन बी withdrawn on demand। तो C stands for currency held by people, demand deposit stands for DD stands for demand deposit with the banks। ठीक है, DD डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, याद रखना। ठीक है, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं वही सारे इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद है OD होता है अदर डिपॉजिट्स। मान लो कि किसी ने छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, या फिर जो है कोई ऐसी चीज़ है जो कि लिक्विड हो, कोई लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट्स में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा हो किसी आदमी ने, तो वो सब भी OD के अंदर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों से अलग जो भी बचा है पैसा लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड मतलब क्या होता है, जो कि बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिला के क्या बनता है हमारा M1 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि अगर हमें देखना है कि हमारे कंट्री के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रखा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा घूम रहा है, तो हम सिंपली क्या देखेंगे, पहले जितना भी पैसा लोगों के पास है कैश या कैश की फॉर्म में, उसे देख लो। देन उसके बाद उन्होंने जो पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर या फिर जो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो मैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकता हूँ। जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगी। ठीक है, जो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो हम इसके अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है अब दूसरा है M2 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ये जो हमारा M1 है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। लिक्विड कौन सा होता है, जो कि सबसे जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश के अंदर। अब अगर हमें चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, करेंसी ऑलरेडी कैश में है, ऑलरेडी करेंसी फॉर्म में है, इससे ज़्यादा लिक्विड क्या होगा भला। दूसरा DD जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, जो चेकेबल फॉर्म में होता है।
यानी कि हम किसी को चेक के फॉर्म में प्रोवाइड कर दें, या फिर जो है हम अपने बैंक बैलेंस रखा हुआ है, आप पेटीएम से जब चाहे उसे किसी को पे कर सकते हैं, आप जब चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो ये भी लिक्विड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे इसके लिए कोई वेट करना पड़ेगा, या फिर जो है मुझे किसी को सेल करना है ये अमाउंट, या फिर जो है मुझे किसी एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही फॉर्म सबसे लिक्विड फॉर्म्स हैं एसेट की। अदर डिपॉजिट्स, मान लो कि मेरे पास जो है किसी पार्टी का चेक आ रखा है, मैंने किसी सप्लायर को मैंने किसी अपने ग्राहक को, अपने एजेंट को सामान सेल किया, उसने मुझे चेक की फॉर्म में पेमेंट कर दी, तो वो जो चेक है जब भी मैं उसे जमा कर दूंगा अपने अकाउंट के अंदर, तो वो जो है मेरे पास डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। पहले वो चेक था, बट अब जो है वो मेरे बैंक में जमा हो चुका, तो वो भी डिमांड डिपॉजिट बन गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी लिक्विड है। तो इसलिए तीनों ही कौन चीज़ें इसके अंदर जो आई हैं वो लिक्विड हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। लिक्विडिटी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लिक्विडिटी चेक करते हैं हम इस चीज़ से कि जो हमारी एसेट है वो कितनी जल्दी कैश की फॉर्म में या फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और यूजेबल फॉर्म सिर्फ कैश ही होती है। आपके पास सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं कि सोने के बदले में जो है हाथ की हाथ आपको कोई पार्ले जी का बिस्कुट बेच देगा, या आपको जो है कोई आटा बेच देगा, अनाज बेच देगा, नहीं। बट अगर आप उस सोने को कन्वर्ट करके, वैसे सोना भी बहुत लिक्विड होता है, स्टिल आई एम सेइंग दिस, या मान लो आपके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है 1 करोड़ रुपए की, ऐसा नहीं कि आप उस ज़मीन के बदले में खाना ले सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा, पेपर वर्क भी होता है, बहुत कुछ होता है, टाइम लगता है, ठीक है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। एंड सेकेंड इज M2। M2 में क्या होगा, M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। आपको मैंने बताया कि ये जो DD था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल है, अगर आप पहला वाला समझ गए हैं तो बाकी चारों इसी से कनेक्टेड हैं। M2 के अंदर क्या होगा, ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी C प्लस DD प्लस OD तो होना ही है। DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। एंड इसमें एक और चीज़ अगर आप ऐड कर दें, आपने शायद सुना होगा, या फिर आप अपने घर वालों से पूछना, आजकल तो आप घर में ही हैं, आराम से पूछ सकते हैं पढ़ते हुए। जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो हमारे डाकखाने हैं, वो अपने, हाँ, लास्ट ईयर BST में पढ़ा भी था। जो हमारा पोस्टल सिस्टम है वो बैंक की तरह काम भी करता है, मैंने आपको बताया था। वो जो है हमारी फिक्स डिपॉजिट्स भी रखते हैं, वो जो है मनी ऑर्डर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो है वे हमारे डिपॉजिट्स भी रखते हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाकों के अंदर जहाँ बैंक्स नहीं पहुँचे थे पहले, इंडियन पोस्ट ऑफिस सिस्टम जो है, वो जो पोस्टल सर्विस है इंडिया की, वो बैंक से पहले की काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। इसलिए जो है गांव वगैरह में, या जहाँ पर बैंक्स अपनी सर्विस नहीं दे पाते थे, वहाँ पर भी लोग जो है अपने पैसे जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। तो अगर मान लो सेविंग्स की फॉर्म में या फिर डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में किसी के पास पैसा है जो कि उसने पोस्ट ऑफिस के पास रखा हुआ है, तो वो M1 में काउंट नहीं होता, बट वो M2 के अंदर काउंट होता है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं M1 के, वे प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस या डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स अकाउंट था, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है, जो पोस्ट ऑफिस का मनी है, ये थोड़ा सा कम लिक्विड मानते हैं हम। वैसे लिक्विड ये भी होता है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं इसको कमर्शियल बैंक से, देखो लिक्विड ये भी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा M1 और M2 दोनों सिमिलर हैं, दोनों का नाम नैरो मनी है। क्यों है वो एंड में बताएंगे, ठीक है। और नैरो मनी क्यों है ये, क्योंकि इनके अंदर सीमित चीज़ें हैं। सीमित चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सेविंग्स अकाउंट था, यहाँ पर वो सेविंग्स अकाउंट था जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास खुला हुआ है। मान लीजिए आपका खाता एक तो है SBI के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सेविंग्स अकाउंट, और एक है आपका पोस्ट ऑफिस के साथ। तो जब हम M1 मेजर यूज़ करेंगे, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट है वो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि कुछ कम अमाउंट हमारा जो है मनी सप्लाई का जोड़ा गया,
पैसा तो वो भी आपका ही है जो सेविंग जो आपका पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है, बट M1 मेजर कहता है कि हमें पोस्ट ऑफिस वाला पैसा काउंट नहीं करना। बट जब आप M2 मेजर इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ था पोस्ट ऑफिस के खाते के साथ, वो भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है M3। M3 होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स को हम फिक्स डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें M3 काउंट करना हो तो हम सिंपली, या फिर M3 क्या होता है, वो सिस्टम है जिसके अंदर हम पोस्ट ऑफिस वाला पैसा तो इग्नोर करते हैं। अगर मान लो आपके पास पोस्ट ऑफिस की FD है, अगर मान लीजिए आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो M3 के अंदर नहीं आने वाला। M3 में क्या आएगा? M1 के सारे कंपोनेंट्स C, DD, OD, साथ में टाइम डिपॉजिट या फिर FD जो हमारे कमर्शियल बैंक्स के अंदर रखी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लोग जो है पैसे रख देते हैं बैंक्स वगैरह के अंदर FD की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता तो FD के बारे में घर वालों से पूछना। FD में क्या होता है कि हम एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए पैसा अपना रख देते हैं। और ये जो है लेस लिक्विड है M1 से। लेस लिक्विड क्यों? क्योंकि इसमें जब हमारा पैसा मैच्योर होगा, मैच्योर मतलब जब इसका टाइम ड्यूरेशन पूरा होगा। सपोज़ कीजिए कि मैंने आज जो है 1 लाख रुपए अपने FD अकाउंट में या अपने बैंक के पास एक FD खुलवा दी, बिल्कुल साधारण भाषा में 1 लाख रुपए की मैंने FD खुलवा दी 1 साल के लिए। तो ये पैसा मैं विड्रॉ कब कर सकता हूँ? 1 साल बाद। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं 1 साल से पहले करूँगा तो मेरे ऊपर कुछ पेनल्टी लगेगी या फिर मुझे कम इंटरेस्ट मिलेगा, नुकसान होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये जो पैसा है मेरा कम लिक्विड होगा। कम लिक्विड क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे आज जमा करने के बाद कल रिक्वायरमेंट हो गई तो मैं कल तो निकाल नहीं सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर निकालता हूँ तो मेरा कुछ लॉस होगा। लॉस होता है तो फिर वो अच्छी बात थोड़ी है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज़ लेस लिक्विड देन M1 और M2, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विड M1, उसके बाद उससे कम लिक्विड M2, उसके बाद उससे कम लिक्विड M3, एंड लास्ट में जो आएगा M4 वो सबसे कम लिक्विड, ठीक है। M4 क्या होता है? इट इज़ M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यानी कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मनी सप्लाई के हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। M4 में क्या होगा? M3 यानी कि M1 तो है ही, C प्लस DD प्लस OD प्लस FD प्लस पोस्ट ऑफिस वाला पैसा। यानी कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टोटल डिपॉजिट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। टोटल क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो है जो M2 के अंदर था हमारा सेविंग्स अकाउंट वाला, वो प्लस जो फिक्स डिपॉजिट में है हमारे पोस्ट ऑफिस का, वो भी पैसा हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। M1 एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी लेते हैं, C, DD, OD। C क्या है? करेंसी। D क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारा बैंक बैलेंस रखा हुआ है वो। अदर डिपॉजिट्स क्या हो सकता है? चेक्स वगैरह की फॉर्म में है, प्रॉमिसरी नोट्स हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ये सब आपके OD के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। M2 में क्या है? M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि हमारे जो सेविंग्स अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में पैसा है वो भी M2 में काउंट होगा। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, यानी कि यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस का कोई जिक्र नहीं है, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा है उसका कोई जिक्र नहीं है। बस क्या होगा? C, DD, OD प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी जो हमारा टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं इसे। टर्म मतलब एक फिक्स टेन्योर के लिए आपने पैसा रख दिया और आप विड्रॉ उसे एक फिक्स टेन्योर के बाद ही कर सकते हैं। M4 यानी कि हमारा जो है C, DD, OD कमर्शियल बैंक्स के पास सारा पैसा प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास सारा पैसा है वो भी आप ऐड कर दीजिए तो हमारा M4 बन जाएगा।
अब जो है हमने बोला था, इसे बोला था हमने इन दोनों को नैरो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी, इसे हमने बोला ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ब्रॉड क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, इंडिया के अंदर सभी लोग सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा पैसा होते ही उसकी एफडी करवा देते हैं या फिर जो है उसको टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में जमा कर देते हैं। इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारा पैसा ऐसा है जो कि काउंट नहीं होता, बहुत सारा पैसा इग्नोर होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नैरो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी। जबकि इनके अंदर हम सारे के सारे पैसे काउंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। What is money supply? It is the total volume of money which is held by public at a particular point of time। यानी कि एक देश के अंदर जो भी उसकी जनता के पास पैसा है वही मनी सप्लाई होता है। कब? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, चैप्टर ख़त्म है, बट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक नैरो मनी, ब्रॉड मनी। नैरो कौन सा है? M1 एंड M2। ब्रॉड कौन सा है? M3 एंड M4। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम जो है सिर्फ लिक्विड, जो बहुत लिक्विड फॉर्म है उसको ले रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इसके अंदर टर्म डिपॉजिट्स को इग्नोर कर रहे हैं। जबकि M3 और M4 के अंदर हम सारे तरह का पैसा ले रहे हैं, टर्म डिपॉजिट्स वाला भी और सेविंग्स वाला भी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच मेजर इज़ लिक्विड, M1 और M2, सिंपली बोलो M1। M1 और M3, M1, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं M1 इज़ मोस्ट लिक्विड, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना, बस याद रखना पहले वाला सबसे ज़्यादा लिक्विड, दूसरे वाला उससे कम, तीसरे वाला उससे कम, चौथे वाला उससे कम। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया का, वो काम कैसे करता है। देखो, हमारे यहाँ पर जो है जो करेंसी सिस्टम है वो काम करता है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड जो है वो काम करता है इन इंडिया। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इशूइंग अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी मतलब RBI, उसका जो इशू करने का काम है वो क्या है? करेंसी नोट्स को ही मैं पेपर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो कॉइन्स हैं वो भारत सरकार करती है। दूसरी बात, एक तो है हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर। आपको मैंने बताया था फिएट मनी के अंदर, अगर याद हो, जो फिएट मनी होता है, जो नॉर्मली हम नोट्स और कॉइन्स देखते हैं वही फिएट मनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्यों बोलते हैं पहले बताया था, क्योंकि ये लीगली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और अगर हमें किसी को पेमेंट्स करनी हो लीगल फॉर्म में तो हम जो है फिएट मनी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स क्या थे इसके? करेंसी नोट्स, या हम इन्हें पेपर नोट्स भी बोल सकते हैं, और कॉइन्स। ठीक है, अब जो है इन दोनों में एक डिफरेंस है। एक तो है हमारा लिमिटेड, ये सब जीके की बातें याद रखना, और एक नंबर में पूछ लेते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो हमारे कॉइन्स हैं उसे हम बोलते हैं लिमिटेड, जो हमारे पेपर नोट्स हैं उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड। क्यों बोलते हैं भला? कॉइन्स का इस्तेमाल हम एक सीमित अमाउंट तक ही कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करनी हो तो आप कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है, जबकि पेपर नोट्स का इस्तेमाल आप कितने भी बड़े अमाउंट पेमेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको जो है कोई बहुत बड़ी बड़ी डील्स करनी है तो आप जो है पेपर नोट्स का इस्तेमाल उसमें कितना भी कर लें, चाहे एक कमरा भर के पेपर नोट्स हों, बट उसी तरह से हम जो है कॉइन्स का इस्तेमाल एक कमरा भर के कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपली कोई फिक्स अमाउंट नहीं है
कि भाई हम कहें कि 10,000 रुपये तक हम कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लाख तक कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट तो नहीं है, पर फिर भी हम जो है बोलते हैं कि कॉइन्स का इस्तेमाल हम कुछ लिमिटेड अमाउंट की पेमेंट करने के लिए ही करेंगे, कुछ लिमिटेड वैल्यू की पेमेंट्स करने के लिए ही करेंगे। आप खुद देख लीजिए, अगर मान लो आपको जो है 10,000 रुपये कहीं पे करने हैं, आपको 20 रुपये पे करने हैं, तो आप नोट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप 20 रुपये की चिल्लर पकड़ाते हैं, नॉर्मली हम जो है बड़े वैल्यू के अमाउंट पे करने के लिए पेपर नोट्स का इस्तेमाल ही करते हैं। पर अगर हम लीगली भी देखते हैं तो ये ही हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अनलिमिटेड मतलब आप बड़े अमाउंट की पेमेंट पेपर नोट से ही कीजिए। कोई आपको समझदार कह के नहीं मरा कि आप जो है चिल्लर लेके घूमेंगे या फिर जो आप बोरा भर के कॉइन्स लेके जाएंगे कहीं पर, ठीक है। बस यही बातें थी। फिर से मनी सप्लाई, बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपसे कोई पूछता है कि स्टडी के अंदर एक्सप्लेन वाई मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट डिस्पाइट ऑफ यूजिंग अ वर्ड सप्लाई। सप्लाई मतलब होता है कंटिन्यूटी, ठीक है। सप्लाई अपने आप में कंटिन्यूटी का मतलब है, ठीक है। डिमांड सप्लाई कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके बावजूद हम इसे मनी सप्लाई को स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? सिंपल आंसर है बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।